रिजल्ट का दिन। 27 साल का सूरज सुबह से वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था। लिस्ट आई लेकिन रोल नंबर नहीं मिला। ये उसका 8वां साल था, घर से दूर, एक 8x10 के कमरे में, वही नोट्स, वही लाइब्रेरी, वही एक सब, रेलवे ग्रुप डी, एक परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट स्टैम्प। यही एक वो चीज थी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जिस साल सूरज ने पहली बार फॉर्म भरा था, उसने सोचा था 1 साल 2 साल हो जाएगा, लेकिन फिर वो ये 8वें साल तक पहुंचा कैसे? सरकारी नौकरी ऑब्सेशन कैसे बनी, सब समझ आता है। स्टेटस, सिक्योरिटी, पेरेंट्स, हिस्ट्री, सब रैशनल है, लेकिन जो समझ में नहीं आता है वो एक अलग सवाल है। एक इंसान जानता है कि चांसेस 0.1% है, इतने सालों से फेल हो रहा है पर रुक नहीं रहा है। क्यों? क्या ये उसकी विल पावर है या कुछ और जो उसे अंदर से रोक रहा है? सोचो एक कार्ड गेम, पहले राउंड में इंसान थोड़ा जीतता है, उसे कॉन्फिडेंस आता है, उसे लगता है किस्मत उसका साथ दे रही है, उसको पूरा सिस्टम अब समझ आ रहा है, पर फिर हारता है। सोचता है एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, दूसरी बार फिर हारता है। इस पॉइंट तक उसका ब्रेन कहता है कि अगर इतना इन्वेस्ट कर लिया है तो अब उठे कैसे। हर लॉस एक और रीजन बन जाता है कंटिन्यू करते रहने का, क्योंकि रुक जाने का मतलब है अभी तक जितना कुछ लगाया सब कुछ खो देना। जब रिवॉर्ड कभी कभी मिलता है ना, एकदम रैंडमली, बिना किसी सर्टेनिटी के साथ, तो ब्रेन उसके लिए ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। उसके कंपैरिजन में कंसिस्टेंट रिवॉर्ड बोरिंग लगने लगता है, लेकिन यही अनसर्टेन रिवॉर्ड ब्रेन को एक ऐसे लूप में डालता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और इस लूप का नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब सूरज की 10 साल की टाइमलाइन इस लेंस से देखो। पहला साल प्रीलिम्स दिया, फेल हो गया। तीसरा साल प्रीलिम्स दिया और पहली बार क्लियर हो गया। दिमाग ने सोचा अब किस्मत खुल रही है, अब सिस्टम समझ में आ रहा है। 5वां साल कट ऑफ से सिर्फ 3 मार्क्स से पीछे रह गया। सिर्फ 3 मार्क्स, पूरे 1 साल की मेहनत। दिमाग ने सोचा इतना क्लोज था, एक बार और, वैसे भी तो इतना इन्वेस्ट कर ही लिया है। 7वां साल बैच में से कुछ लोगों का हुआ जिन्हें सूरज पर्सनली जानता था, वही सिलेबस, वही कोचिंग, लेकिन उसका नहीं हुआ। फिर अगले साल सीट्स कट हो गई और जो लोग पीछे रह गए उनके पास सिर्फ एक ही लाइन, इस बार वैकेंसी कम थी, अगली बार पक्का बढ़कर आएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है या इस ट्रैप की और भी लेयर्स हैं? रिसर्च एक काउंटर इंट्यूटिव बात कहती है इस चीज के बारे में। जब कोई ऑलमोस्ट जीतने वाला होता है ना, तो उसका ब्रेन वो सेम सिग्नल्स एक्टिवेट करता है जो एक असली जीत पर होते हैं, और वो ऑलमोस्ट जीतना प्रोड्यूस करता है एक पावरफुल पुल कि मैं एक और बार चांस ले लेता हूँ, मैं तो इतना क्लोज था। पर फिर वो होता है जिसे रिसर्चर्स एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट कहते हैं। सोचो एक इंसान 100 रुपए के नोट की नीलामी करता है, हर एक ट्विस्ट के साथ कि जो सेकंड आएगा उसे अपनी सारी कमाई देनी पड़ेगी और उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, शुरू में मजा आता है, पर जब बिड 80 रुपए या 90 रुपए पहुंचती है तब धंधा बदल जाता है। अब अगर पहला वाला बंदा रुका तो उसके 80 रुपए डूब गए, इसलिए वो 90 कहता है। 90 वाला बंदा 100 रुपए बोलता है, और धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट में लोग 300, 400, 500 तक देने के लिए रेडी हो जाते हैं एक 100 रुपए के नोट के लिए, क्योंकि अब कोई जीतने के लिए नहीं खेल रहा, सिर्फ वो पैसे जो डूब गए उन्हें बचाने के लिए। और यही सेम मैथ लगती है यूपीएससी में। 4 साल दिए, फेल हुए, तो दिमाग कहता है अब रुका तो 4 साल की पूरी मेहनत बर्बाद। तो 5वें साल, 6ठे साल कोशिश करता रहता है। दिमाग का वो हिस्सा जो ये कोल्ड कैलकुलेशन करता है धीरे धीरे बंद हो जाता है। डिसीजन मेकिंग अपनी ही इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईजैक हो जाती है। लेकिन ये तो थी अंदर की बात, बाहर भी कुछ है जो इस पूरे लूप को मेंटेन करता है, और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुखर्जी नगर में सुबह 5 बजे से जिंदगी शुरू हो जाती है। न्यूज़पेपर, चाय, कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट्स, फिर वही लोग, वही बातें, वही एक सपना। कोचिंग इंस्टीट्यूट की दीवारों पर बैनर्स लगे होते हैं, रियल आईएएस ऑफिसर्स की तस्वीरें, उनका रियल रैंक, उनकी रियल अचीवमेंट। अब यहाँ पे बात आती है समझने वाली। कैसीनोज अपने एंट्रेंस पे रियल जैकपॉट विनर्स की फोटोज लगाते हैं। अब ये फोटोज एक स्पेसिफिक काम करती हैं, एविडेंस देती हैं कि जीतना पॉसिबल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर लगे बैनर्स एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। 8 साल पहले जब सूरज आया था और उसने ये बैनर देखा था तो सोचा था ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये स्टैटिस्टिकली वैलिड ही नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग स्टैटिस्टिक्स नहीं देखता। हमारा दिमाग सोचता है जैकपॉट मिल सकता है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। और आज YouTube पे एस्पिरेंट व्लॉग कल्चर का एक नया डायमेंशन है। डे 600 ऑफ माई प्रिपरेशन। सुबह 5 बजे का अलार्म, लाइब्रेरी के एस्थेटिक्स और चाय पर करंट अफेयर्स। प्रेपरेशन सिर्फ एक गोल नहीं रहा, एक आइडेंटिटी बन गई।
और आइडेंटिटी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चौथे साल में सूरज लिंक्डइन पर अपने एक स्कूल के दोस्त का प्रमोशन पोस्ट देखता है। कुछ देर तक पढ़ता है, कमेंट टाइप भी करता है, पर फिर फोन साइड रख देता है। इतने में घर से फोन आता है। पापा की आवाज में आज भी वही उम्मीद है जो पहले दिन थी। ये सिर्फ प्यार है, और इस प्यार का एक अनजान साइड इफेक्ट है। जब तक यहाँ तैयारी जारी है ना, तब तक घर पर उम्मीद बनी रहती है, और वो उम्मीद कंटिन्यू करने का एक रीजन बन जाती है। एक चीज और जो ज्यादातर कहीं डिस्कस नहीं होती, बहुत सारे घरों में प्रेपरेशन सिर्फ एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। पापा ने लोन लिया हुआ है या माँ ने अपने गहने गिरवी रखे हुए हैं। जब फैमिली का पैसा दांव पे होता है ना, तो क्विट करना अपना खुद का डिसीजन नहीं रह जाता, और ये अनकहा अनसेड बोझ बहुत भारी होता है। 8वें साल के प्रेपरेशन में सूरज के दोस्तों के बच्चे हो गए, और सूरज वही सेम लाइब्रेरी, वही सेम सीन, वही सेम नोट्स। अब वो चीज जो जेन्युइनली हैरान करती है, यूपीएससी में 2014 में 1364 सीट्स, लेकिन 2026 में 933 हो गई। मतलब 10 साल में 1/3 सीट्स घट गई। एसएससी सीजीएल में सीट्स सीधा 37,000 से 8,000 हो गई। रेलवे ग्रुप डी में 62,000 से 32,000 सीट्स। एक तरफ एस्पिरेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ सीट्स कम होती जा रही है। एक पब्लिश रिसर्च का कड़वा सच सुनो, हर 100 रुपए जो गवर्नमेंट सैलरी के रूप में मिलता है, इंडियन सोसाइटी उस 100 रुपए के लिए 168 रुपए खर्च कर देती है। कोचिंग फीस, हॉस्टल फीस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ये सिर्फ सूरज की कहानी नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की कहानी है। और जिस सिस्टम के लिए इतना कुछ दाव पे लगाया जा रहा है, वो तो खुद बदल रहा है। 10वें साल रिजल्ट का दिन आता है, लिस्ट में रोल नंबर फिर नहीं मिलता। पापा का फोन आता है, क्या हुआ? सिर्फ 3 शब्द, इस बार भी, और दोनों तरफ से सन्नाटा। थोड़ा रुककर पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और देख ले। और वो साइकिल, वो पुरानी साइकिल फिर से घूमना शुरू हो जाती है। जो एस्पिरेंट सालों बाद इस साइकिल से बाहर आते हैं ना, वो ठीक नहीं होते। जो कॉन्फिडेंस एक बार गिर जाता है, वो एक दिन में खड़ा नहीं होता। जो साल गुजर गए, वो वापस लौट कर नहीं आते, क्योंकि इस लूप की कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती। ये वीडियो कोई करियर एडवाइस नहीं है, बस एक स्पेसिफिक चीज आइडेंटिफाई करना चाहती है कि जब इंसान एक बार और का डिसीजन लेता है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उसकी जेन्युइन फ्री विल से, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कहानियां और फैमिली की उम्मीदों से मिलकर बन रहा है। एक ऐसा लूप जिसके अंदर से बाहर देखना मुश्किल हो जाता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इस लूप को इंटरप्ट करने का एक तरीका है, एक सवाल। अगर आज मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो क्या मैं दोबारा यही रास्ता चुनता? उस लूप के अंदर रहते हुए इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लूप के अंदर से हर गलत फैसला भी बिल्कुल सही ही लगता है। एक डिसीजन वो है जो आप होश में खुद लेते हो, और दूसरा वो है जो आपका ब्रेन लूप में फंस के आपसे करवाता है। दिखने में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, लेकिन दोनों सेम है नहीं, क्योंकि लूप के अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक बार और के बाद। और अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, सिस्टम्स कैसे पैटर्न्स बनाते हैं, तो हमारे चैनल पर एक नजर डालो। अगली बार भी कुछ ऐसा ही।